हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ फिर से वही प्रीवियस ईयर के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए थे। और क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, मैंने उसमें सिलेक्ट करके मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो थोड़ा सा जिनका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, उनको मैं सिलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कैसा एग्जाम हुआ था और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, थोड़ा सा अपना और लेवल बढ़ा के। और सब चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते बिना किसी देरी के। बस हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फ्रेंड जो मैं पढ़ाता हूँ सबका पीडीएफ कहाँ मिलता है आपको? हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो पड़ा ही रहेगा यूट्यूब पे, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। पर आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है कि कैसा क्या क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं। अब इसके बाद भी देखने के बाद तो एक बार वहाँ से आप देख सकते हैं सब चीज़ें। चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला क्वेश्चन। शुरुआत मैथ से हुई है क्वेश्चन की आज। तो बस देख सकते हैं कि क्या है, हमारा सफ़र लक्ष्य क्या है। तो सफ़र लक्ष्य क्या है, तो वह उसी लक्ष्य को पहुंचाने पे हम लोग एकदम कारगर हैं। आपके लिए जो हो सकता है मैं सब करने की कोशिश कर रहा हूं। और धीरे धीरे हो सकता है कि मैं मैथ्स का भी आपके लिए लेके आऊँ कुछ इस तरह का, जैसे आपका टॉपिक वाइज, जैसे कि एक दिन में एक टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया जाए। जैसे 25 से 30 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो सब क्लियर करा दिया जाएगा उसमें, जिससे आपको एक मैथ का बहुत ही रिगरस और बहुत ही अच्छे तरीके से एक मिल सके, आपको एक बैकअप मिल जाए कि हाँ इसको पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि 60-70% तो आपको पहले से तैयार भी है, और कुछ जो बाकी है मैं उसको तैयार करा दूंगा। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन देने वाली बात की बात है, बस बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आप कमेंट में बताएंगे कि क्या आप चाहते हैं ऐसा कि नहीं। एक नगर में 5000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 5000 लोग रहते हैं, जिनमें से 1200 लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ते हैं। 2700 लोग क्या हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। 1800 लोग द हिंदू पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हुआ है, पूछ रहा है कि केवल द हिंदू कितने लोग पढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है आपका कितने लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। कुछ है नहीं क्वेश्चन में। जीएस उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे। जीएस साइंस काफ़ी उसमें वेटेज रहता है, तो साइंस भी पढ़ते रहिए आप लोग, जिससे आपका एक बहुत अच्छे से तैयार हो सके ओवरऑल। क्योंकि आप मैथ में बहुत अच्छा है, रीजनिंग में बहुत अच्छा, तो उससे मतलब नहीं हो जब तक कि आप जीएस बढ़िया ना कर पाए। या फिर कोई भी ऐसा नहीं लगना है कि बस 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, नहीं बस 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर ले और तीसरे में एकदम बस काम भर का नहीं, सब में आपको बढ़िया करना है। और एवरेज से तो बहुत ही आगे रहना, तभी आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। वरना कहीं ना कहीं हो सकता है डर बना रहे लास्ट तक कि जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि डर दुविधा में पड़े रहे कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा करके आए वहाँ से एग्जाम में, ताकि आंसर के मिलाने के बाद आपको एकदम श्योर हो जाए कि हाँ इतने तो होना एकदम तय है। इस 100+ सही कर लिया आप तो उसमें एकदम श्योर रहेंगे कि हाँ इस बार तो कोई रोक नहीं पाएगा, एक सीट आपके लिए फिक्स हो जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5000 लोग जो हैं और रहते हैं उस शहर में, और क्या कह रहे हैं कि 1200 लोग कोई पेपर ही नहीं पढ़ते। तो मान लीजिए 5000 में से पहले 1200 माइनस कर दिया जाए, तो 5000 माइनस 1200, 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में से 2 निकल जाए, सही 10 में से 2 निकल जाए 8, और यहाँ पे 4 में है, यानी कि 3800 लोग। मैं आपको बेसिक चीज़ें, हर चीज़ एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ, ताकि जो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो हमारा, जो कोई ऐसा हमारा भाई या बहन कोई देख रहा हो, तो उसको एकदम चीज़ें क्लियर हो। ऐसा नहीं जो बहुत तेज़ तैयार हो तो ठीक है, किसी चीज़ कुछ ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा ये सब क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए भी क्लियर हो जाए। हालांकि आप CBT 1 क्वालिफाई किए तो ये सब तो क्लियर होगा भी आपको। तो 3800 लोग ऐसे हैं जो दोनों मतलब कोई ना कोई पेपर पढ़ते ही हैं। 1200 निकल गए, टोटल के पढ़ने में कितने हो गए, 3800। उसमें क्या करें कि 2700 लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और 1800 लोग, इस हिसाब से देखा जाए तो 27 और 18 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा आपका। पर पढ़ तो रहे हैं सिर्फ 3800, तो यानी कि कुछ जो है ऐसे, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों ही पेपर पढ़ रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा वो वाला फॉर्मूला, A यूनियन B, मतलब अगर आप वेन डायग्राम से करना चाहे तो उससे भी बन जाता है ऐसे। आपने पढ़ा होगा इसको बहुत अच्छे से। थोड़ा मेरा इधर उधर भाग रहा है पेन, पता नहीं क्यों। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लियर करता हूँ एक बार। पता नहीं क्यों क्या कैसे चल रहा है मेरा। ऐसे पढ़ा होगा आपने, इस तरह का रहता है वेन डायग्राम बना के। देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, मतलब ये ओवरऑल दिखाता है कि कितने हैं। तो 3800 पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 2700 लोग ऐसे हैं जो वो पढ़ते हैं द इंडियन एक्सप्रेस। तो 2700
प्लस 1800, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 0 0 8 7 15, ये 0 है, और 2 1 3 1 4, यानी कि 4500 लोग जो हैं इसके हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से जो यहाँ पे लिखा है 2700 और 1800, इस डेटा के हिसाब से 4500 लोग पेपर पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे पास जो निकल के आया डेटा उसके हिसाब से 3800। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ जो एक्स्ट्रा बच जाए 700 लोग, ये दोनों ही पेपर पढ़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 700, जो कॉमन एरिया रहता है 700 हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस, ई और आई और ई कर दे रहा हूँ, और बाकी द हिंदू के लिए द हिंदू। देखिए तो इसके हिसाब से कितने बोल रहे थे, 700 लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो 700 में 700 तो पहले निकल गए, 2700 में 700 तो पहले निकल गए, बचे कितने 2000 लोग। 2000 लोग आपका केवल जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, और बाकी 1800 में 700 निकल ही गया, तो बचा कितना 1100 लोग। 1100 लोग जो है यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये केवल द हिंदू पढ़ रहे हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो 3800 आ भी जाएगा, देख सकते हैं आप। 2000 प्लस 1100 आपका हो गया 3100, और प्लस 700 3800, यानी कि हमारा डेटा जो दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम हुआ है, केवल द हिंदू पढ़ने वाले। तो केवल द हिंदू पढ़ने वाले कितने हो गए आपके, यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू वाले केवल 1100, तो इसका आंसर हो जाएगा 1100। एक आंसर क्या हो गया आपका 1100 हो जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, कितने लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 700 लोग जो हैं ऐसे, बी का आंसर हो जाएगा 700, यानी कि 700 जो है लोग ये दोनों ही पढ़ते हैं। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे इसको, समझने की बस थोड़ा सा इसमें थी। कह रहा क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था, आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये पूछ रहा कब हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, यदि हीरे को सोना, आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, हीरे को इसको ये इसके वो, लास्ट में बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है, तो हमको बेसिक क्या देना होता है, ध्यान इस पर क्या देना होता है, जो लास्ट में पूछता है उसी पर ध्यान देना होता है कि क्या ये बोल रहा है। बाकी हम लोग ये सब ताम झाम में नहीं फंसेंगे कि इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये नहीं, डायरेक्ट हम देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, सबसे कठोर धातु होती है, तो सबसे कठोर धातु क्या होती है, सबसे कठोर धातु जो होती है हीरा होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हीरे को क्या बोला गया है, देखिए हीरे को सोना, डायरेक्ट सोना ही पता चल गया, यहाँ पहले से ही मिल गया आपको। हीरो क्या बोलाता है, सोना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सोना। सोना तो ऑप्शन में भी नहीं है, लग रहा है ऑप्शन मिसिंग है। सोने को चांदी, चांदी को पन्ना, पन्ना को रूबी कहा जाता है। तो सबसे कठोर धातु आपका हीरा है, और हीरो क्या बोलता है सोना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, मान लीजिए इसको हटा के यहाँ पे सोना कर सकते हैं हम लोग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका, मतलब ऑप्शन डी है, तो डी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि सबसे कठोर जो धातु होती है क्या होती है आपका, वो होती है आपका हीरा होता है। और हीरो क्या बोला गया यहाँ पे, हीरे को सोना कहते हैं, तो सही आंसर हो गया सोना। और क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1997 में, 1997। ये किस रिलेटेड था, ग्रीन हाउस का रिड्यूस करने के लिए, मतलब ग्रीन हाउस जो है उसका उत्सर्जन जो है कम करने के लिए पूछा गया। कई बार एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम में ही, रेलवे जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें इस तरह क्वेश्चन आपका क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल हो गया, ये सब कई बार पूछ चुका है। अब पूछ देता है कि क्या सब्जेक्ट था, मतलब किस पे फोकस था ये। तो ये जो फोकस था इस पर, वो था आपका रिड्यूसिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, लिख देता हूँ, रिड्यूसिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस जो गैस होती है इसका उत्सर्जन जो है कम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये दोनों क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक था अगेन, ये मैं लिख देता हूँ कैसे इसको फ्रेम था क्वेश्चन। ये 10584 अपॉन 168 माइनस 63, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 25 में से 21 अंक, कितना 25 में से परीक्षार्थी जो था, मतलब जो स्टूडेंट था वहाँ पे 25 में से 21 अंक प्राप्त किया, उसका प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, यानी कि उसका एवरेज मार्क्स कितने हैं, कितना परसेंट वो गेन किया है, ऑब्टेन मार्क जो होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं इसको क्या कैसे करेंगे। तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 21 ऊपर रख देंगे, कंपेयर किससे करना है, आपको 25 में से देखना है, इंटू और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 21 चौक 84, यानी कि उसका जो परसेंटेज है वो 81%, 84% उसने क्या गेन किया है, पाया है एग्ज़ाम में। और इसको करने के लिए आप लोग एग्ज़ाम इसको कमेंट में करके बताएंगे कि इसमें कैलकुलेशन जो भी है कैलकुलेशन है, मैंने आपको बस दिखा दिया क्वेश्चन कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है, टाइम टेकन हो सकता है कैलकुलेशन अगर हो तो।
घबराना नहीं है कैलकुलेशन से, क्योंकि यहाँ तो बच सकते हैं पर एग्जाम में नहीं बच पाएंगे आप। 12, 18, 20 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? आपने पढ़ा होगा प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, इस तरह का है। इस पूछा गया चतुर्थ अनुपात क्या होगा। और शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? क्योंकि पता है कि पहले जो शिक्षा का अधिकार था एक क्या था आपका डीपीएसपी का विषय था, जिसको बाद में अमेंडमेंट करके किसमें डाल दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया 21A में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और लास्ट में मतलब इसका जो इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है वो है कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। देखिए इसका CBT 2 का भी क्वेश्चन है, और जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपका NTPC CBT 1 में, उसमें भी कई बार पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन कितने टेराबाइट होते हैं, कितने उसमें 1 GB में कितने MB होते थे, बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कितने 1 बिट में कितना बाइट, इस तरह का नेवल भी होता है किस तरह का। आई होप आपने कर दिया होगा इसका आंसर। चलिए मैं एक बार सॉल्व कर बता देता हूँ पहले वाले का कैसे करते हैं। तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए पहला अपॉन दूसरा इज इक्वल्स टू 20/x कर देंगे। पहला अपॉन दूसरा, जो पहला वाला है उसके अपॉन में दूसरे वाले कर देंगे, फिर 20 अपॉन लास्ट जो चतुर्थ बोला है तो लास्ट में x मान लेंगे, मतलब चौथा वाला जो है यही है। तो 20/x। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। 4 से काट दें, 4 3 12, 4 5 20, फिर 3 से काट देंगे इसे, 3 6 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना है तो आपको पता होगा 86th अमेंडमेंट जो हुआ था, 86th अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में, 2002 में हुआ था। इसमें जो शिक्षा का अधिकार था इसे डीपीएसपी से हटा के एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यानी कि यह मौलिक अधिकार है बच्चों का, उनको शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा है उनको मिलनी चाहिए। और कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है, तो जो आपका 1 टेराबाइट होता है, 1 टेराबाइट टीबी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, 1 टीबी बराबर 124 GB यानी कि गीगाबाइट। तो पूछा गया था कि आप कितना होता है, तो 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है। आपको ये सब फैक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब देखने को मिल सकता है, और पूरा मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी रहती है इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने की। कंप्यूटर से आपको शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स होते हैं, वो तो मैंने फुल फॉर्म्स का पूरा बना दिया वीडियो लिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। टॉपिक वाइज में पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कराया गया उसमें भी, तो वो सब देख सकते हैं आप। पृथ्वी के वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है, यानी कि कौन सा मंडल पहले आएगा, उसके ऊपर कौन सा मंडल, ऐसे पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। यदि G को 7 कहते हैं, एक्सेल को 49 कहते हैं, तो एक्सेप्ट को उसका कोड क्या होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका क्वेश्चन है लास्ट वाला, UNHCR का फुल फॉर्म, पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा क्लियर इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन में H मतलब हाई भी दे सकता है, H मतलब हाईएस्ट भी दे सकता है, H मतलब हायर भी दे सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। C में कमिटी, कमीशन और कुछ और भी इसमें ऐड कर सकता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि ऑप्शन इसमें देखेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको एकदम अच्छे से क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या इसमें बोला गया है और इसका फुल फॉर्म में क्या आता है, वरना ऑप्शन देख के बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे। इस एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है, और टाइम भी, जो टिक 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 घड़ी चलती है, काउंटडाउन स्टार्ट रहता है, उसको देख के और प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखते हैं 9th नंबर का, पृथ्वी को वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स होता है क्षोभ मंडल, पहले होता है क्षोभ मंडल, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है समताप मंडल, इसके बाद होता है आपका मध्य मंडल, इसके बाद क्या होता है, ये सब समझ लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे मान लीजिए सबसे नीचे आ गया तो ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है ये। समताप मंडल के बाद क्या होता है आपका आयन मंडल, आयन मंडल, और उसके आयन मंडल के ऊपर होता है एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल, इसके ऊपर होता है आपका वायुमंडल। आपको याद रखना है इस तरह से, ये पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद क्या होता है वायुमंडल। क्षोभ मंडल वही मंडल है फ्रेंड जहाँ पे जितने मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश हुआ, तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो सारी जो ये सब क्रियाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। ये सब एग्जाम में बहुत पूछा गया है। समताप मंडल वो मंडल होता है जहाँ पे एकदम मौसमी दशाएं एकदम वहाँ पे
हवा एकदम बहुत स्थिर रहती हैं, कोई भी इस तरह घटनाएं नहीं होती, जैसे बारिश, तूफान, हवा, ये सब थंडर स्टॉर्मिंग, ये सब कुछ नहीं होता है। इसलिए वो जो मंडल होता है बहुत ही सुटेबल होता है किसके लिए, इसके लिए फ्लाइंग के लिए, मतलब जो फ्लाइट जो होती हैं उसी मंडल में उड़ती हैं। और समताप मंडल में ही आपका क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर जो है इसी में पाया जाता है, मध्य में ही है। बाकी आयन मंडल में आपके जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं जो कम्युनिकेशन वाले होते हैं उसको उसी में भेजा जाता है। उसमें बहुत सारे आयंस पार्टिकल होते हैं, इसलिए उससे रिफ्लेक्ट होके आपका जो रेज होती है फिर आती है वापस पृथ्वी पे, जिससे अब कम्युनिकेशन ईजी होता है। तो उम्मीद करता फ्रेंड्स अब क्लियर हो गया होगा ये आपको। यदि G7 को G को 7 बोला था, G को पता है आपको फ्रेंड, G का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 7 ही होती है। और एक्सेल का इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक्स का भी लिख सकते हैं हम लोग, 5 होता है एक्स का, फिर 24 हो गया इसका, ई का 5 हो गया, एक्स का 24 हो गया, फिर 3, फिर 5 और एल का 12 होता है। इनको ऐड कर ले हम लोग तो 5 5 10 और 3 2 5 15 15 4 19, यानी कि 9 2 1 3 और 1 4, यानी कि एकदम सही है। प्लेस वैल्यू को ही लेके बनाया गया है ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, जिसकी प्लेस वैल्यू जो है 1 हो गया, फिर 3 और 3 3 6 हो गया आपका, फिर 5, फिर 16, फिर 20, क्योंकि पी की वैल्यू होती 16, T20 होता है। आपको ये सब याद होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू कौन किसकी होती है। कि आप कर सकते हैं एग्जाम में, टाइम लग जाएगा, पर आपको एकदम रटा रहेगा अच्छे से, तो तुरंत आप क्लिक करेंगे कि ये सब सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा हाँ ई ज्योति आप याद कर सकते हो। अगर ई ज्योति से भी याद किए तो भी ठीक है, पर आपको एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए कि हाँ एल का 12 होता है, के का 11 होता है, इस तरीके से। जैसे 6 2 12 6 3 18, यानी कि 8 हो गया, और 2 1 3 1 4, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 48। 6 6 12 और 5 1 6, 6 3 18 हो गया, और 2 1 3 1 4 है, यानी कि सही आंसर इसका हो गया 48। और UNHCR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, UN से पता है कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। आपको याद क्या रखना है यहाँ से, हाई HIGH, बाकी वो तो आपको क्लियर ही होगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। आप मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में ताकि आपको क्लियर हो जाए, रिफ्यूजीज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसका फुल फॉर्म होता है। पूछ रहा है 1048 और 1141 का SCF होगा। तो फ्रेंड्स SCF निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि दोनों का डिफरेंस निकाल ले पहले। डिफरेंस निकालने के बाद या तो डायरेक्ट वही डिफरेंस आंसर में दिया रहता है, या फिर उसका कोई फैक्टर दिया रहता है। अगर डायरेक्ट वही नहीं दिया आंसर तो हो सकता है इसका कोई फैक्टर, जो जैसे मान लिया 28 आ गया तो हो सकता है डायरेक्ट ऑप्शन में 28 ना दिखे, 14 दिख सकता है आपको, हो सकता है 7 दिखे है, पर ऐसा नहीं कि 14 और 7 दोनों दिखे, आपको दिखेगा या तो 7 दिखेगा या फिर 14 दिखेगा, इस तरह से। तो इसका डिफरेंस देख सकते हैं हम लोग 1 4 4 1, और माइनस कर देंगे इन दोनों का 4 8। ये देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा नहीं तो 11 में 60 निकल जाए 3, यहाँ बचेगा आपको कितना 13, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा ही है, यानी कि 393 इसका जो हो जाएगा। अब फिर ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कैसे क्या दिया था, उस हिसाब से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्री राम 14,000 निवेश करता है, कितना है 14,000, ये क्या करता है इन्वेस्ट करता है किसी चीज़ में। टाइम पूरा होने पर उसे कितने रुपए मिश्रधन प्राप्त होगा, यानी कि अमाउंट पूछा है कितना प्राप्त होगा टाइम पूरा होने पे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI पे क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज 20%, रेट कितना दे दिया आपका 20% वार्षिक हो तथा 6 महीने के लिए निवेश करता है। रेट तो 20% वार्षिक है, पर ये निवेश कितने दिन के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए कर रहा है, और वो भी क्या कह रहा है ब्याज तिमाही रूप में संयोजित करता है, यानी कि वो हर 3-3 महीने पे, जैसे आप 6 महीने के लिए निवेश किए हैं और हर 3 महीने पे यानी कि 2 बार जाके आप पैसा ले रहे हैं, उसको जो ब्याज मिल रहा है जाके ले रहे हैं। तो इसको करने का तरीका आपको पता ही होगा। अगर ये 20% दिया है वार्षिक और 6 महीने पहले पूछ रहा है कि 6 महीने के लिए निवेश किया है, तो उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि अब अगर 6 महीने के लिए तो होता डायरेक्ट, मतलब एक ही बार लेना होता, उसे 6 महीने पे जाकर लेना होता, तब तो मिलता आपको 10% के हिसाब से, पर कह रहा है नहीं, वो 3-3 महीने पे जाकर, मतलब उसको इतना जल्दी है कि बस 3 महीने पे जाके ले रहा है 2 बार, तो फिर इसका आधा हो जाएगा। क्योंकि देखिए वर्ष का आधा हुआ है महीना, यानी कि 6 महीने उसका आधा होता है, तो उसका पहले वाले का आधा किए हैं 20 का, तो 10 हुआ है, फिर 10 का आधा 3-3 पे 2 बार ले रहा है, तो इसका भी आधा कर देंगे, यानी कि तो कितना हो जाएगा 5%। मतलब ओवरऑल जो इसका परसेंटेज बना है, कितने परसेंट उसको पैसा मिलेगा ब्याज, वो आपका 5% पे बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं आप कैसे इसका आंसर होने वाला है।
चलिए इसको दूसरे मेथड बताता हूँ आज, कल बताया था, आज इस मेथड देख लीजिए। ऐसे वाला फॉर्मूला जो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, इससे निकल जाएगा आपका एक ओवरऑल क्या इसका परसेंटेज बनने वाला है, किस परसेंटेज उसको मिलेगा, कि उसका रेट क्या रहने वाला है। तो 5 + 5 + 25 अपॉन 100, ये तो 10 हो जाएगा, क्लियर है। और फिर पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि इस परसेंटेज इस रेट पे उसको 14,000 रुपये निवेश जो किया इसी रेट पे उसको उस पर ब्याज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कितना बनने वाला है वो। 14,000 गुणे 10.25/100। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाएंगे, 2 डबल जीरो हो जाएगा नीचे। अब देखिए 3 जीरो कट ही जाएगा ऐसे, 1 2 3 1 2 और 3। अब 5 से काट देते हैं क्योंकि 5 से ही कट जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 इसको काटे, 5 दूनी के 10, 5 × 5 = 25, 0.5, क्योंकि यहाँ पे एक बार में जा नहीं रहा भाग, तो 2 कर देंगे, तो 205 उधर है और 2 से यहाँ पे 7 बार इसको काट देंगे, यानी कि आप गुणा कर देंगे, 7 × 5 = 35, 35 हो जाएगा, कोई जीरो है वहाँ पे, और 7 दूनी 14, यानी कि 1435 रुपये से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। पूछा क्या हमसे ब्याज, अगर पूछता डायरेक्ट बस CI कितना हो तो 1435 रुपये हो जाता, पर ये पूछा क्या है इसने, अमाउंट मिश्रधन पूछा है। तो अब मिश्रधन क्या होता है, आपको मूलधन में जो ब्याज लगा दिया जाता है वही बनता है आपका मिश्रधन। तो 14,000 + 1435, + 1435, यानी कि 5 3 4 5 1, 15,435 रुपये जो है उसको ब्याज सहित उसको मिश्रधन मिलेगा। क्या कंडीशन थी इसमें, 20% वार्षिक तो बोला था, पर इसने क्या बोल दिया था कि सिर्फ 6 महीने के लिए, मतलब कि अगर वो 20% वार्षिक मतलब कि वो पूरा साल के लिए था, कि अगर पूरे 1 साल बाद तुम लेने आओगे पैसा, तो मैं 20% के हिसाब से मैंने आपको चाहे आपने किसी को दे दिया ऋण, ऐसा कुछ दे दिया, मान लो 14,000 15 जो भी दे दिए आप, किसी को ऋण दिया है, उसमें क्या बोल दिया आपने कि 20% मैं वार्षिक रुपये से ब्याज लूँगा इस पर। पर हुआ क्या, आपने बोल दिया नहीं सिर्फ, तो उसने बोल दिया कि नहीं मैं सिर्फ 6 महीने ही चाहिए के लिए। आपने जो सामने वाला आदमी है आपसे वो सिर्फ 6 महीने के लिए ले रहा है, तो 20% का आधा यानी कि 10% हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ दो बार लेने आऊँगा, यानी 3 महीने पे ले आऊँगा, तो फिर उसका भी आधा हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है इस तरह का, समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। और क्या है अगला, वक्ता का संबंध श्रोता से, तो फिल्म का संबंध किससे होगा। ऑप्शन रहता तो इजी होता, पर चलिए कोई बात नहीं। इससे स्कूल में 2500 छात्र हैं, एक स्कूल जो है 2500 जो इसमें छात्र हैं, जिनमें से 2/5 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बतानी कितनी है। फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है शुरू कब हुआ था, 1930 में, अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। शुरू कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से। यहीं से दांडी मार्च भी शुरू हुआ था, दांडी नामक गांव में पहुंच कर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, इसलिए आंसर से 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साबरमती और 1930 में शुरू हुआ था, गांधी ने शुरू किया था। वक्ता का संबंध किससे हो गया, श्रोता से, यानी कि जो बोलता है उसको कौन सुनता है, सामने वाला सुनता है, श्रोता उसको सुनने वाला। जब फिल्म होती है तो कौन देखता है, दर्शक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शक, यानी कि दर्शक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है स्कूल में कितने छात्र हैं, 2500 छात्र हैं, जिनमें से 2/5 जो हैं आपके लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या, तो डायरेक्ट या तो आप लोग लड़कों की संख्या निकाल के फिर उसमें पूरे में माइनस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लड़कियों की संख्या ही निकाल सकते हैं। जिसके लिए ये 2 बोला है कि 2/5 भाग जो है आपके लड़के, यानी कि 5 में से 2 लड़के, तो अगर 5 में से 2 लड़के हैं तो कितने लड़कियाँ होंगी, 3, तो यानी कि 3/5 भाग जो है आपकी लड़कियाँ हैं। तो अब निकाल देंगे हम लोग 2500 में कितना हुआ ये, कितनी लड़कियाँ बनी, तो 5 × 5 = 25, 5 बार में कट गया, 5 से 15, यानी कि 1500 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। तो हमको पूछा क्या था, डायरेक्ट लड़कियां हैं, तो लड़कियां का आंसर हो जाएगा आपका सही 1500। BIT का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट जो होता है ना, बिट कंप्यूटर के लैंग्वेज में पूछ रहा है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। और दूसरा क्या है क्वेश्चन, कब का संबंध कहाँ से है, कब का संबंध कहाँ से है, तो समय का संबंध किससे होगा। इसमें ऑप्शन भी दे दिया मैंने आपको, घड़ी, पैसा, स्थान या फिर दिन। और पूछा अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। छोटा छोटा क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए हमारी ट्रेन बहुत अच्छे से चलती जा रही है, ट्रेन जो है
धुआंधार तरीके से धुआं फेंकते हुए चलती जा रही है। थोड़ा पुराने ज़माने की ट्रेन है, पर धुआंधार ट्रेन है। बहुत जितना इसमें फ्यूल डालेंगे इंजन में, जितना कोयला डालेंगे, बढ़ती रहेगी इसकी स्पीड। तो वैसे जितना आप में अंदर फ्यूल बढ़िया होने जाएगा, उतना ही आप अच्छे से काम करेंगे और उतना ही बढ़िया तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। क्योंकि इस जो लक्ष्य का नाम रखा गया है लक्ष्य एक्सप्रेस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सफ़र लक्ष्य का आपका ऐसा सफ़र जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। तो बस एकदम लगे रहना अच्छे से, और पढ़ाई एकदम लग के करनी है। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास नहीं, टाइम पास करेंगे खुद को धोखा देंगे, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी इतनी जल्दी फिर आने वाली नहीं, तब तक ओवर एज हो जाएंगे आप। तो ओवर एज होने से बचने के लिए आप क्या करें, किसी बार ही जो है सिलेक्शन ले लें। क्योंकि CBT 1 ऑलरेडी आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो CBT 1 आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरा क्लियर होना ही है। क्योंकि इतना एब्सेंट थे लड़के कि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जानी है आपकी। तो आप तैयार इसके लिए इतना अच्छे से करिए ताकि उसमें मान जैसे तैसे पास हो जा रहे हैं अगर आप, तो उससे तो कोई मतलब नहीं कि क्वालिफाइंग है वो, पर आगे वाला जो एग्ज़ाम है आपका CBT 2 है, उसमें अच्छा से अच्छा करेंगे ताकि आपका जो सीट जो है, आपका एक सीट जो है सिक्योर हो सके। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट ये थोड़ा सा ऐसा रफ लैंग्वेज है, पर रफ क्या है, हैंड राइटिंग है, पर उससे कोई मतलब नहीं। आपको बस मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है। बाइनरी डिजिट, क्योंकि आपको लिख नहीं दिखाना है वहाँ पे, बस आपको याद होना चाहिए यहाँ क्या फुल फॉर्म है उसका। कब का संबंध कहाँ से, यानी कि कब किस लिए बोलते हैं, टाइम के लिए कब बोलते हैं और स्थान के लिए कहाँ बोलते हैं। तो इसलिए समय को रिप्रेजेंट हो गया कब से, और स्थान हो जाएगा कहाँ के लिए। क्योंकि कब जो है कहाँ, उसको सब रिलेट किया है कब को कहाँ से। यानी कि अगर कोई पूछता है कब, तो यानी टाइम पूछ रहा है, और कहाँ पूछ रहा है तो समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे समय दे दिया है, तो उसका अगला क्या हो जाएगा? स्थान। मोहिनी अट्टम आपका होता है केरल का। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही आपका केरल के हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के हो गए। कुचिपुड़ी कहाँ का होता है? कुचिपुड़ी होता है आपका आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का। यही फेमस शास्त्रीय। ओडिशा का ओडिसी होता है, ये आपको पता ही होगा ये सब। कथक जो होता है, कथकली होता है कि होता है कथक, तो कथक जो होता है वो आपका होता है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अतुल राहुल से दोगुना कार्यकुशल है। अतुल जो है, चलिए सॉल्व नहीं करूँगा, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। अतुल जो है राहुल से दोगुना कार्यकुशल है। राहुल किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन आए थे लगभग ऐसे इसी पैटर्न पे थे, या फिर एक दो जगह क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे जो MDH मसाले वाला जो फार्मूला होता है, M1D1/W1, इस वाला फार्मूले से कई जगह सॉल्व हुआ था। करिए इसको जल्दी से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सब पसंद आ रहा होगा जो पढ़ाया जा रहा है। तो बस अब भूलिएगा मत, लाइक करके जाइए, क्योंकि अब देख तो लेते हैं पर देखने में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है। तो लाइक करते रहेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। लाइक करते हुए बीच बीच में बोलना सही नहीं लगता कि बार बार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप खुद समझदार हैं, एक बार कर सकते हैं आप लोग। इससे करने से क्या होगा कि हम लोग थोड़ा लगता है कि हाँ जो पढ़ाया गया है आपको समझ में आया है और आपको उसको पसंद किया उस चीज़ को। तो बस लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो शेयर और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। चलिए देखिए अब इसका कैसे होने वाला। कह रहा है अतुल एक और एक है राहुल, दो बंदे हैं अतुल और राहुल। अतुल जो है राहुल से क्या है? दोगुना कार्यकुशल है, 2:1 का रेशियो। मतलब यानी कि एफिशिएंसी इनकी जो हो गई 2:1 की हो गई। और एफिशिएंसी का उल्टा ही होता है आपका टाइम, यानी कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम जो है कम लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसका एकदम अपोजिट ही होता है। तो क्या कह रहा है? ये आपको होगी एफिशिएंसी का, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। यानी कि अगर अतुल की एफिशिएंसी 2 गुनी है तो टाइम 1 लेगा, मतलब एक दिन मान सकते हैं कि 1 दिन में कर देगा। और इसकी एफिशिएंसी 1 है तो क्या करेगा? 2 दिन टाइम लेगा। अब क्या कह रहा है? राहुल किसी काम को राहुल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम कर लेगा? ये 15 काम कर लेगा। राहुल किसी दिन यहाँ पे दिया है। राहुल किसी काम को 15 दिन में, ये 15 दिन है। राहुल जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो क्या बोला है यहाँ पे? तो दोनों मिल के, तो देख सकते हैं आप,
राहुल अकेले जो है उसकी एफिशिएंसी 1 है, उस काम को 15 दिन में किया है, तो एक एफिशिएंसी के साथ वो 15 दिन में 15 काम कर चुका होगा। पूछ रहा है आपका दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, 3 हो जाएगा आपका। तो 15 और 3 से भाग दे देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, बस समझना था। यहाँ पे 15 दिन राहुल के लिए दिया गया, तो एक राहुल की एफिशिएंसी 1 है और 15 दिन तक उसने काम किया है, तो 15 काम कर चुका होगा। और फिर जो है पूछा है दोनों मिल के, तो दोनों की एफिशिएंसी एक साथ कितनी है, 3 है, क्योंकि 2 अतुल के है और 1 जो है राहुल के, दोनों 2 1 3 हो गया, 15/3, यानी कि 5 दिन में दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर देंगे। दो संख्याओं गुणनफल 3360 है, उनका एलसीएम जो है इतना है 36 है, तो पूछ रहा है एचसीएफ। बहुत बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। तो दो संख्या गुणनफल कितना दे दिया है आपका, ये हो गया 3360। एचसीएफ निकालना है हमको, एचसीएफ तो अपॉन किससे भाग देंगे, उसके एलसीएम से, 36 से भाग दे देंगे हम। अब भाग दे के बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि भाग ही देना इसमें मेन है। और चलिए मैं कर ही देता हूँ, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर ही देता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा क्लियर ऑप्शन रहता है तो क्लियर रहता है, पॉइंट में लाना है कैसे लाना है आप कर सकते हैं। देखिए लास्ट में क्या है आपका, 4 से तो कटना ही है इसे, क्योंकि लास्ट में आपका 60 है, तो 4 से काट देंगे हम लोग, 4 9 36, 4 से काट देंगे, 4 7 8 4 8 32, 1 बचा, 4 चौको 16 और 0, 8 4 12, 3 से कट सकता है, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 दूनी की 6, 3 8 2 बचेगा यहाँ पे, 24 हो गया, 3 8 24, 0 और अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 9 27, पॉइंट में आंसर आएगा 3 9 27। सही मुझे लग रहा है कुछ वैल्यू इसमें गड़बड़, क्योंकि पॉइंट में आंसर वैसे नहीं आता है एचसीएफ निकाल एलसीएम और एचसीएफ का, पर इसमें कुछ वैल्यू कुछ हो सकता है मिसिंग हो, या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना। दो संख्या गुणनफल इतना दिया है, उनका एलसीएम सही है एकदम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मेथड होता है। बाकी अब आंसर जो भी हो सकता है, मैं जो डेटा इसमें दिया है फीड किया है मैंने वो गलत हो सकता है, बाकी आपको तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी होती है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होता है, फूड चेन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है, उत्पादक होता है, अपघटक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, अपघटक जो ख़त्म होने के बाद भी खाते पीते रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे बकरी हो गई जो शाकाहारी होती है, द्वितीय उपभोक्ता में आपके मांसाहारी भी आते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इसको याद रखना है आपको कि जो प्राथमिक खाद्य श्रृंखला सबसे अधिक कौन है, आपका उत्पादक सबसे ज़्यादा है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 10 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बतानी है हमें। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, आपने अगर फॉर्मूला बताया था मैंने कि फॉर्मूला रट जाइएगा, आपको उसका मेंसुरेशन फॉर्मूला याद होने चाहिए, 2D 3D जितने भी फिगर होते हैं उन सब के। उसके बाद आपके ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो बेसिक जो होते हैं उनको सब पता होना चाहिए, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें सर्किल में, वो सब क्लियर होना चाहिए ताकि आपको आसानी से सब कर पाए, वरना दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा पर छूट जाएगा आपसे, क्योंकि आपने वो फॉर्मूला नहीं तैयार किया कि उसको कैसे अप्लाई करना है वो तो नहीं पता है आपको। जब वाह्य पूछता है वाह्य कोण, वाह्य कोण अब प्रत्येक जब लेते हैं प्रत्येक वाह्य कोण, तो वाह्य कोण तो वैसे 360 होता है, और अगर बोल दे प्रत्येक वाह्य कोण तो उससे n से यानी कि नंबर ऑफ साइड से भाग देते हैं, तो इससे निकलता है कि जो प्रत्येक वाह्य कोण कितने डिग्री का है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि 10 डिग्री का है, इसमें पूछा है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, तो वही n हमको निकालना है। तो n देख ही सकते हैं, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि n = 36, यानी कि उसमें 36 भुजाएँ हैं, यानी कौन सी आकृति होगी पर 36 भुजाएँ उसमें हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये 23 क्वेश्चन था, पर उसमें स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही ऐड हो गए थे कि 2 क्वेश्चन कर दिया था मैंने, इसलिए 23 ही क्वेश्चन बन पाए ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो पढ़ाया गया इसमें समझाया गया उस चीज़ समझ में आई होंगी, पसंद आया होगा। तो बस क्या करेंगे, लाइक ठोक देंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर हो सकता है या फिर कुछ ऐसा आपको टॉपिक वाइज कुछ देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए अपने तरफ से पूरी पढ़ाई करते रहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि बस इस चैनल पर या फिर किसी भी चैनल पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। अपने जो नोट्स बनाया है, जो अपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, उस पर विश्वास रखना है और पढ़ाई करते रहना है। फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।